द मंगोल्स अंडर गेंगिस खान। जो मंगोल्स थे उन्होंने गेंगिस खान, जिन्हें हम आज चंगेज़ खान के नाम से जानते हैं, इनकी लीडरशिप में ट्रांसऑक्सियाना में कब्जा कर लिया था। अब ये कहाँ पर है? ये है उज़्बेकिस्तान में, और ये बात है 1219 की। और इसके बाद जो गेंगिस खान था उसने पलट कर देखा दिल्ली की तरफ, मतलब उसने सोचा कि अब हम हमला कर देंगे दिल्ली पर। सो मंगोल अटैक्स on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in early years of Muhammad Tughlaq's rules. इन मंगोल्स के अटैक बढ़ चुके थे दिल्ली के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के लास्ट, मतलब उनका जो पीरियड था उनके लास्ट ईयर्स में, और जो मोहम्मद तुगलक है उसके शुरुआती ईयर्स में। और दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। इसका मतलब ये है कि अब इन दो रूलर्स को ऐसे कदम उठाने पड़े जो बाकी दो सुल्तान्स नहीं उठा रहे थे। इन्हें एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी खड़ी करनी पड़ी और काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। चलिए आइए देखते हैं कि आखिर इन दो सुल्तान्स को कैसे इन सब कुछ से डील करना पड़ा। कंपेयर करते हैं इन दोनों को। कंपैरिजन के पहले आप ये याद रखिएगा कि ये जो दो रूलर हैं इनमें पहले अलाउद्दीन खिलजी थे, बाद में इनकी सत्ता, इनकी पावर आ गई थी तुगलक्स के हाथ में। तो जो दिल्ली था इस पर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर दो बार हमला हुआ, एक 1299 1300 में और एक 1302 1303 में। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंसिव मेजर लिए थे और इन्होंने एक काफ़ी बड़ी आर्मी खड़ी कर दी थी। अब बात करते हैं मोहम्मद तुगलक की। द सल्तनत वॉज अटैक्ड इन अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रेंस। द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड। मोहम्मद तुगलक ने मंगोल्स को हरा दिया था, उनकी आर्मी को हरा दिया था, और इसी से मोहम्मद तुगलक काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया था। इवन वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था अपनी आर्मी को लेकर कि उसने ट्रांसऑक्सियाना पर हमला करने का प्लान भी बना लिया, और इसीलिए उसने एक काफ़ी बड़ी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी रेस की। अलाउद्दीन, आ जाते हैं अलाउद्दीन पर। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर ए सोल्जर। गैरिसन टाउन का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। गैरिसन टाउन जो आज के मॉडर्न कैंटोनमेंट जैसा हो सकता है, कैंट क्षेत्र जैसा हो सकता है, जहाँ काफ़ी बड़े नंबर पर आर्मी डिप्लॉय होती है। यहाँ पर अलाउद्दीन ने सीरी को बसाया। रेदर देन, अब बात करते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक की। रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, द ओल्डेस्ट ऑफ 4 cities of Delhi was emptied for its resident and soldiers garrisoned there। यहाँ पर जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं इन्होंने 4 पुराने शहरों को खाली कराकर वहाँ पर अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी, उसे एक छावनी, एक कैंट में बदल दिया। इसने यहाँ पर कोई भी नया जो गैरिसन टाउन है वो कंस्ट्रक्ट नहीं किया, और जो उन एरियाज़ में रहने वाले लोग थे उन्हें दिल्ली के साउथ में दौलताबाद नाम की जगह पर शिफ्ट कर दिया। अब बात करते हैं खाने पीने की कि भैया इतनी बड़ी बड़ी आर्मीज़ हैं इनके पास, तो ये कुछ तो भी खिलाते पिलाते होंगे। ओके, बात करते हैं देन। द सोल्जर हैड टू बी फेड। दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ पीसेंट शील्ड। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो इनकी आर्मी है इनको फीड करने के लिए गंगा यमुना के बीच की जो भी पूरी जगह थी इनके बीच में टैक्सेशन इम्पोज कर दिया। और टैक्स क्या था कि भाई जो भी किसान होंगे उनकी जो ज़मीन से पैदावार हुई है उसका 50% देना होगा। किसको देना होगा? उनके सोल्जर्स को। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक पर। Produce from the same area was collected as tax to feed the army, but to meet the need of large army, the large number of soldiers, the Sultan levied additional taxes. This coincided with famine in the area। यहाँ पर सैनिकों को खिलाने के लिए उसने जो ज़रूरी सामान था वो पूरा इकट्ठा कर कर उन्होंने रखा था, लेकिन इतनी बड़ी सेना थी तो ज़रूरतें भी बढ़ गई, इसीलिए उन्होंने एक्स्ट्रा टैक्सेशन लगा दिया, और एज अ रिज़ल्ट वहाँ पर एक फेमाइन आ चुका था। अब बात करते हैं सैलरीज की। तो दोनों ही जो किंग्स थे, जो दोनों ही सुल्तान्स थे, ये अपनी आर्मी को कैश सैलरी देना चालू कर चुके थे। इन्हें सैलरी देना शुरू किया था। पहले क्या दिया जाता था इकता मैं आपको बता चुका हूँ। अलाउद्दीन ने क्या किया कि इन्होंने अपनी सैलरीज कैश में देना शुरू तो की,
लेकिन इससे कहीं दिल्ली के जो मर्चेंट्स हैं वो अपनी चीज़ों को रेट बढ़ाकर ना बेचने लगें या ब्लैक मार्केटिंग ना करने लगें। इस पर कंट्रोल के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑफिशियल्स अपॉइंट कर दिए जो केयरफुली देखते थे काफ़ी अच्छे से कि कोई भी मर्चेंट अपने जो आइटम्स हैं, जो उनके पास सामान है, उसे बढ़ा चढ़ा कर ना बेचें। और अगर ऐसा कोई करता मिल जाता था तो उनको काफ़ी सजाएं दी जाती थी, उनके जो क्राइम है, उनके सिन है, उसके हिसाब से। यहाँ पर बात करते हैं मोहम्मद तुगलक की, तो यहाँ पर ये भी अपने सोल्जर्स को कैश देते थे, लेकिन इन्होंने एक गलती की। क्या कि इन्होंने एक कागज़ जैसे लाइक जैसे आज हमारे यहाँ कागज़ के नोट होते हैं, उसी तरह से उनने टोकन चलवाए, सिक्के चलवाए। लेकिन इनके जो सिक्के होते थे वो सोने चांदी के नहीं होते थे, ये थोड़ी ऐसी चीप टाइप की धातु से बने हुए होते थे। तो उस वक्त लोगों ने क्या किया, पहली तो उनका ये जो उनके पास कॉइन्स थे उस पर उन्हें भरोसा ही नहीं था। लोग काफ़ी चतुर उस टाइम भी थे, तो उन्होंने जो उनके सोने चांदी के सिक्के थे, जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन थे, उन्होंने उनको बचा कर रख लिया और ये जो टोकन है इसे से ही वो लेन देन करने लग गए। और इसमें जो सबसे बड़ा फॉल्ट था वो ये था कि ये जो टोकन है ये इजीली कॉपी किए जा सकते थे। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे ये कैसे रहे। तो आपको इतनी बातें सुनने के बाद समझ में आ ही गया होगा कि जो अलाउद्दीन है, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स काफ़ी अच्छे थे। इनके मेजर्स की काफ़ी तारीफ़ें हुई। इनके रेन में जो चीज़ें थी उनकी कीमतें सस्ती हुई, सामान सस्ता मिलता था, अच्छे से मिलता था और सप्लाईज़ भी अच्छे से चलती थी। और इन्होंने मंगोल्स के थ्रेट को काफ़ी अच्छे से फेस किया था, उन्हें काफ़ी अच्छे से खदेड़ दिया था। अब यहीं हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। तो इन्हें माना जाता है कि जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे ये फेलियर थे, ये कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुए थे। और कश्मीर में जो इन्होंने कैंपेन रखी थी वो काफ़ी बड़ा डिज़ास्टर साबित हुई थी, क्योंकि ये वहाँ हार गए थे। और उसी से डिमोटिवेट होकर इन्होंने ट्रांसऑक्सियाना का जो इन्वेड करने का प्लान था उसे कैंसिल कर दिया, और जो इतनी बड़ी आर्मी उन्होंने खड़ी की थी उसे डिसबैंड कर दिया। और इसी वजह से उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में कॉम्प्लिकेशंस आने लग गए। और उसके बाद आप अभी भूल रहे होंगे कि कुछ लोगों को पुरानी दिल्ली के 4 एरिया से उठाकर दौलताबाद में शिफ्ट किया गया था। तो वो लोग भी इनसे काफ़ी हद तक नाराज़ थे। द रेजिंग ऑफ टैक्सेस एंड फेमाइन इन द गंगा यमुना बेल्ट लेड टू वाइड स्प्रेड रिबिलियन। लोगों ने विद्रोह कर दिया, बहुत गुस्सा आ गया लोगों को वहाँ पर कि भाई आपने इतने सारे टैक्सेस हम पर कैसे लगा दिए। और अभी आप भूल रहे होंगे कि इन्होंने टोकन भी चलाए थे, तो इसी वजह से उन्हें वो टोकन भी वापस लेने पड़ गए। तो इससे क्या हुआ कि जो लोगों ने सोना चांदी बचाया था उसके दाम काफ़ी हद तक बढ़ गए थे।